नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 21वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वैसे तो मैं आज आगे बढ़ना चाह रहा था, मन या मस्तिष्क से संबंधित उन सूक्ष्म अभ्यासों की शुरुआत करना चाह रहा था, लेकिन मुझे पिछले 2-3 दिन की जो मैंने बातचीत करी और उनकी जो एक आध प्रतिक्रियाएँ कल मुझे मिली, या प्रतिक्रिया न कहें, लोगों के अपने वक्तव्य, तो उनसे ये जाहिर होता है कि कभी कभी जो मुख्य बात होती है, पाठकगण या दर्शकगण उसको न पकड़कर वो उससे जुड़ी हुई कोई दूसरी बात को मुख्य बात बना के पेश करते हैं और अपना कोई वक्तव्य देते हैं, जो कि उचित नहीं होता। इसलिए कोई भी बात करने से पहले उस जो बात कही जा रही है, जिस बात का प्रत्युत्तर आप देना चाह रहे हैं, या प्रत्युत्तर न सही उससे संदर्भित कोई और बात कहना चाह रहे हैं, तो ये सोचना पड़ेगा वो कहना कितना प्रासंगिक है। उस कही गई बात को पहले पूरा सुन लें या देख लें, फिर ये देखें कि हाँ, इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है, इसके मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो इस तरीके से हमें अपनी बात कहना समुचित होगा कि नहीं होगा। फिर भी कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं, तो मैं उसी संदर्भ में आज कुछ बात करना चाहता हूँ। दरअसल होता क्या है, हम पहले से जब कुछ जान रहे होते हैं या हमारी जानकारी होती है, तो हम अपनी जानकारी का वज़न लिए रहते हैं, या अपनी जानकारी के मतलब सकारात्मक प्रभाव में होते हैं और उस प्रभाव से प्रभावित रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि दूसरे की बात को जो हम सुन रहे हैं, तो क्योंकि हमारी अपनी जानकारी भी जो है चल रही है, उसकी भी तरंगें निकल रही हैं, तो वो जो कह रहा है उसके शब्दों से जो बात निकल रही है और शब्दों के पीछे जो बात है, उसमें हम नहीं जा पाते। उसके ऊपरी शब्दों के ऊपरी तरंगों से और हमारे ज्ञान की या जानकारी की तरंगें लड़ती हैं और हम कुछ कर बैठते हैं, कुछ रच बैठते हैं, कुछ प्रत्युत्तर दे बैठते हैं। तो इससे क्या होता है, वो ऐसा हमारा तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो कम जानकार लोग होते हैं या जो ब्लैंक होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी मानसिक परेशानी की बात हो सकती है। अरे ये बात है, ये बात कैसे आ गई, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो क्या होता है, उनके सहज मार्ग में जो एक आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है, वो इधर उधर की बातें आ जाने से उनके मार्ग को सहज नहीं रहने देती। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारी जो भी जानकारी हो, हमारा जो भी ज्ञान हो, उसको हम अपने पीछे एकत्र रखें, तैयार रखें। तब देखें कि उसके बाद सामने से जो बात आ रही है, तो हमारे ज्ञान की कौन सी बात उस बात से समन्वय बिठा पाएगी या उस बात के साथ संगति पैदा करेगी, तब तो वो बात बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। ठीक है। अब हालांकि ये कमियां सभी में होती हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कलाकार होने के नाते हमें आम आदमी के रोज़मर्रा के तौर तरीके और सोचने समझने की प्रवृत्ति से अलग होना पड़ेगा। एक रचनाकार की हैसियत पर अपने आप को रखना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को, अपने अप्रोच को, अपने तौर तरीके को उनके उस पर रखना पड़ेगा। हाँ, बचपन में ये कमियां हो सकती हैं कि हम सभी के भीतर, मैं अपने 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, हम शायद 9th में पढ़ते थे, तो हमारे यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, कभी भी कोई पीरियड खाली नहीं रहता था, और जिस अध्यापक को नहीं आना होता था या किसी कारण से अनुपस्थित हैं, तो उनकी जगह पर कोई न कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आता था, भले वो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाएं या बच्चों के
जो सामान्य ज्ञान के बढ़ोतरी के लिए और अध्ययन संबंधी आनंददायी बातों के लिए उनकी सेवा ली जाए। प्रिंसिपल साहब उनको ऐसे भेजते थे। ऐसे एक बार हुआ, हमारे किसी विषय के अध्यापक आए नहीं थे, तो उनकी जगह पर दूसरे अध्यापक जो कि इंटरमीडिएट में पढ़ाते थे वो आए। तो उन्होंने भाई हम सब लोगों के बहुत खुश मिजाज थे, और बहुत ही हंसमुख और बच्चों को बड़ा बहुत प्रसन्न रखने वाले। तो उन्होंने सामान्य ज्ञान की थोड़ी परीक्षा हम लोगों की लेनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि अमेरिका में रिचर्ड निक्सन के खिलाफ कौन सा राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए कौन से व्यक्ति थे जो खड़े हुए थे। अब हम गांव के स्कूल के लोग, बच्चे, और वो ज़माना 70 के दशक का, 70-80 के बीच के दशक का, और टीवी भी 75-76 में आया। तो हाँ, रेडियो सुनने में इतना कहाँ बच्चे ध्यान देते, ये न्यूज़ बुलेटिन आता भी था तो कहाँ ध्यान देते थे। तो सब लोग बगलें झांकने लगे। मेरी बुद्धि के द्वार थोड़ा खड़खड़ाए। क्या मुझे याद आया कि धर्मयुग में छपा था, और धर्मयुग के क्योंकि पन्ने बड़े होते थे मैगजीन के, मैंने उस पन्ने को जो है अपनी साइंस की कॉपी जो लंबी सी होती थी उसका कवर चढ़ा रखा है, और उसके कवर पर दोनों लोग बने हुए, दोनों के वही न्यूज़ है, वही समाचार है। एक तरफ रिचर्ड निक्सन का भी फोटो है और दूसरा किसका है, उसी के अगेंस्ट उम्मीदवार का है, लेकिन नाम ध्यान नहीं याद आ रहा है मुझे, क्या होगा क्या होगा। तो हमने क्या चालाकी करी, अपना सर नीचे झुकाया और डेस्क के अंदर से अपने बैग फ्लैप खुला ही रहता था, साइंस की कॉपी धीरे से यूं खींची और नज़र नीचे देख के नाम मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा सर जॉर्ज मैकबर्न। उनका वाह क्या बात है बेटा, क्या बात है। अब हम गदगद हो गए हैं। इतना नैतिक साहस कहाँ कि सर हमने कॉपी में या इस तरीके से जो मेरे पास सुविधा थी उसको देख के मैंने बताया ना। लेकिन ये बात तब क्षम्य थी। चलो 9th क्लास का बच्चा, ठीक है, बहुत बड़ा नैतिक अपराध नहीं था, ऐसा कोई अपराध नहीं था जिससे किसी को दुख पहुंच रहा हो, किसी का नुकसान हो रहा हो। और चोरी होने के बावजूद एक अच्छा काम यह हुआ कि मुझे याद हो गया। अब मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, उसके बाद मैंने कभी देखा थोड़ी, वो घटना से मुझे याद हो गया कि वो रिचर्ड निक्सन के खिलाफ जो है जॉर्ज मैकबर्न ने चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति का, ये याद हो गया। लेकिन बड़े होने के बाद जब हम थिएटर की फील्ड में आ जाते हैं, अपने ज्ञान को, अर्जित ज्ञान को इस तरीके से नहीं देते हैं, साफ गोई रहनी पड़ती है, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रहनी पड़ती है। मैं इसमें केवल नैतिक साहस की बात कर रहा हूँ। नैतिक साहस ये भी है कि हमें जानकारी है तो हम कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के प्रासंगिक हो ना हो और उसको लगा दें। ठीक है, कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो बाकी दूसरे लोग हैं, जो नए लोग हैं, वो इस बहस में पढ़ते हैं, इस बातचीत में पढ़ते हैं, तो उनका दिमाग जो है, उनका मन भ्रमित होता है। सीधा सरल रास्ता सहज मार्ग जो चल रहा था उसमें कहीं कीचड़ या धुंध पैदा हो जाती है, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। इससे बड़ा उदाहरण एक आपको देता हूँ मैं। क्या होता है जी, इसी संदर्भ में जो मैंने गलती करी, जो अब इस गलती को मैं क्षम्य नहीं कहूँगा क्योंकि मैं थिएटर की पढ़ाई करने लग गया था। क्या हुआ, योग के शिक्षक आए, तो योग के बारे में और एक अभिनय के बारे में, और योग और अभिनय के अंतर संबंध के बारे में उन्होंने बताया और लिखा रहे थे वो कि एक अभिनेता एक तरीके से, जैसे कि योगी परकाया प्रवेश कर लेते हैं, अभिनेता को भी परकाया प्रवेश करना चाहिए। बस हमारे मन में आया, अच्छा हम भी कुछ जानते हैं, हम बता दें भाई, हमने पढ़ा है, हमने तो गैया चराते हुए स्वेट मार्डन पढ़ा है, गैया चराते हुए शंकराचार्य पढ़ा है, राम तीर्थ पढ़ा है, तो दिखा दें। तो हमने तुरंत बोला जैसे शंकराचार्य जी ने परकाया प्रवेश किया था। अब भाई साहब अध्यापक जो योग के लिए आए थे, उनकी आंखें ऊपर उठी,
थोड़ा सा मेरी तरफ से मौन होकर वो बेदती रहीं, जिसे मतलब मुझे पता चल गया ज्ञान बघारने की आवश्यकता नहीं है। बात कोई प्रासंगिक नहीं थी, बहुत अच्छी तरह लिंक्ड भी नहीं थी, और मैंने सिर्फ इसलिए ही कहा उस समय कि मैं भी जानता हूँ कुछ पर काया प्रवेश क्या होता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और ये बड़ी गलती थी, इसको मैं माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन पहली गलती जॉर्ज मैग्नूवर्न वाली वो क्षम्य थी, मैं उसको माफ़ करता, मैं कोई बड़ा नैतिक अपराध उसको नहीं मानता, गलत था। लेकिन ये नैतिक अपराध है। हम जहाँ तहाँ अपनी जानकारी को, मतलब हम जानकार हैं, हमें ज्ञान है, ये जताने के लिए जबरदस्ती न जगह बना लें बातचीत में, जबरदस्ती, और जबरदस्ती बना ले जाते हैं क्यों, हम बड़े चालाक होते हैं, हमारी बुद्धि बड़ी कुशाग्र होती है, तो हम जगह भी बना लेते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती बनाई गई जगह और स्वाभाविक जगह में फ़र्क है। तो इस प्रकार से क्या होता है, नए लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाती है। मेरे पिछले 2-3 दिन की बातचीत का सिर्फ और सिर्फ ये उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, कथ्य है, मेन कंटेंट है कि भाई हम जब अभ्यास में आते हैं या प्रस्तुति के लिए मंच पर आते हैं, कैमरे के सामने आते हैं, तो हम निजी व्यक्तित्व के मोह से उबर कर आवें, उसकी जकड़ में न रहें। हम अपने जीवन में या अपनी पसंद के में जिन लटके झटकों को मतलब अपनाए हुए हैं, जो ड्रेसिंग अपनाए हुए हैं, जो हेयर स्टाइल अपनाए हुए हैं, जिसके दिन रात हम मोह में फंसे रहते हैं, कम से कम उस समय हम उस मोह में न रहें। अन्यथा हमारा मन अपने इस चीज़ में मोह से ग्रसित रहेगा, उसी में अनुरक्त रहेगा, तो हम पूरी मानसिक जो तैयारी अपने काम के प्रति या मनोयोग अपने काम के प्रति नहीं दे पाएंगे। और रचना का काम तो भाई जब तक हम डूब न जाएं तब तक रचा नहीं जाएगा। और एक अभिनेता के लिए तो कहीं ज़्यादा कठिन काम है ये, क्योंकि एक अभिनेता को रचते समय अपने व्यक्तित्व के चारों आयामों को समर्पित करना पड़ता है, वॉइस, बॉडी, मन और मस्तिष्क, ये चारों के चारों समर्पित कर देने पड़ते हैं, और उस समय वो ऑब्जर्वर नहीं रह सकता। सबसे बड़ी बात है, एक पेंटर पेंटिंग करते वक्त अपने जिस भाव या विचार को चित्र में बदल रहा, वो भी बहुत महान काम है, बहुत महान काम है। वो बिना पूरी तरह तल्लीन हुए वो काम सफल नहीं हो सकता। तो एक अभिनेता का काम कैसे सफल हो पाएगा जिसमें कि उसको अपने व्यक्तित्व के चारों आयामों को समर्पित कर देना पड़ता है। पेंटर के सामने ये दिक्कत नहीं है, उसके पास ब्रश है, रंग है, कैनवास है, और वो यानी उसके इक्विपमेंट, उसके उपकरण बाहर हैं, अंदर केवल सूक्ष्म उपकरण हैं जो हर कलाकार के होते हैं, मन और मस्तिष्क। तो वो उस मन और मस्तिष्क में जो उपज रहा है वो सामने चित्रित कर रहा है, लगातार उसको ऑब्जर्व भी कर रहा है। तो अगर उसमें कोई कमी आती है उसके कलर के टोन में या शेड में या किस जगह फ्रेम पर लगाना है उसके एरिया में, तो वो करेक्ट भी कर सकता है। एक्टर परफॉर्म करते समय ऐसा नहीं कर सकता। नर्तक के साथ भी ये होगा, जब परफॉर्म कर रहे हैं तो हालांकि उसको अपनी वाणी नहीं लगानी है, लेकिन बाकी तीनों चीज़ें भी ऐसे झोंकनी हैं कि वो खुद का ऑब्जर्वर उस समय नहीं रह सकता। गायक गाते समय अपना ऑब्जर्वर नहीं रह सकता, हालांकि उसकी बॉडी नहीं काम कर रही है, लेकिन मन मस्तिष्क तो काम कर रहा है, लगा हुआ है। वो उस समय अपने जो है व्यक्तित्व के मोह में भी अनुरक्त रहे, अपनी हेयर स्टाइल, अपने कंधे पर ओढ़े हुए शॉल की चमक और कुर्ते की दमक, ये सब पर ध्यान रखेगा। और मैं कैसा लग रहा हूँ ऑडियंस को, तो क्या वो ईमानदारी से काम कर पाएगा? जिस भाव और रस की वो सर्जना कर रहा है अपने गायन में, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मेरे पिछले 2-3 दिनों के जो बातों का निष्कर्ष था, निचोड़ था, सत्य था, वो यही था। और मैंने ये भी कहा था कि निजी जीवन में
आप जैसे भी रहें उसको बदलने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। हर आदमी की अपनी पसंद होती है, अपनी इच्छा होती है, अपने तौर तरीके होते हैं, लेकिन वो उसके निजी जीवन का हिस्सा है। स्वाभाविक है, चाहे बनावटी है, उसके निजी जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब उसने अपने शरीर के चारों आयामों को एक पात्र की सर्जना में लगा देना है तो उसको अपने ये जो पाले गए मोह हैं इनसे दूर होना होगा। तो मुझे अब बाकी जो लोग जानकार लोग मेरी बातचीत सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी बात का मुख्य केंद्र क्या है, उसकी थीम लाइन क्या है, किस बात के इर्द गिर्द मैं बात कर रहा हूँ। क्या आपके द्वारा अर्जित की गई जानकारी या अनुभव की कोई बात अगर आप कहना चाह रहे हैं तो पर्टिकुलर प्रसंग से क्या वो जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है, ये ज़रा ध्यान देने वाली बात है। तो नए इस क्षेत्र में नए आने वाले जो भी बच्चे, नवयुवक, नवयुवतियाँ या और भी लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो इन मेरे पिछले एपिसोड्स को गौर से सुने और पूरे मनोयोग से बिल्कुल निर्लिप्त भाव से अपने अभ्यास में शामिल हों। जैसे अभी मैंने चित्रकार साहब का उदाहरण लिया, तो कोई भी चित्रकार पहले से बने हुए चित्र में कोई दूसरा चित्र बना सकता है? नहीं बना सकता। उसको क्लीन कैनवास चाहिए या उस चित्र को मिटाना पड़ेगा, उसको फिर क्लीन कर देना पड़ेगा, तब उसमें चित्रण होगा। पहले उसी तरह से एक्टर कैसे करेगा? मैं ललित सिंह पोखरिया, कोई पात्र मुझे करने को मिल गया, लेकिन मेरी अपनी पसंद, मेरे अपने शरीर के प्रति अपना अनुराग और मुझे ये बचे कुछ बालों के प्रति कोई मोह अगर है तो वो भी बना रहे और पात्र भी मेरे भीतर प्रवेश करता रहे। भैया जगह खाली नहीं तो कहाँ प्रवेश करेगा? तो ये है मन की, मस्तिष्क की निर्मलता और लचीलेपन की बात। तो इस प्रकार से आप लोग तैयार रहिए। कल से मैं जो बात करूँगा वो बिल्कुल क्लीन कैनवास से ही समझ में आएंगी या अनुभव में आएंगी। समझ में आने से भी काम नहीं चलता, अनुभूति में बदलना पड़ता है। ये अनुभूति की कला है, अनुभूति की कला, भाव की कला है, रस की कला है। केवल दिमाग लगा के काम नहीं बनेगा। दिमाग में आई हुई चीज़ को हमें दिल में उतारना पड़ेगा, फिर दिल से उसको अपनी वाणी में और शरीर में ढालना पड़ेगा। एक मोटा सा उदाहरण मैं अक्सर इसको देता हूँ, पता नहीं कितना सटीक है नहीं है। जैसे जलेबी बनती है, पहले खौलते तेल में उसको गर्म किया जाता है और तब उसको रस और भाव रूपी चाशनी में डाला जाता है, तब वो प्रेजेंटेबल होती है, खाने के लिए होती है। इसी तरीके से मस्तिष्क के द्वारा चिंतन मनन करके जो भी हमें प्रदर्शित करना है उसको पहले अपने अनुभूति में ढालना है, अपने जज्बात में ढालना है, अपने इमोशन में ढालना है, फिर उसको वाणी से, एक्सप्रेशन से, गतिविधि से पेश करना है। ठीक है? नमस्कार।